फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। F-35 शॉट डाउन, यूएस लॉस 16 फाइटर जेट्स, पाक ISI एक्सपोज, अफगान यूजिंग इंडियन ड्रोन। ओ चलो देखें, सारी न्यूज़ कमाल की हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में F-35 के पहले एयर टू एयर किल रिकॉर्ड के बाद अब F-35 का पहला हिट। फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन हुई लीक। इसने एलिमिनेट किया ईरान के IRGC के प्रवक्ता को। पाकिस्तान के DGI स्पेयर का दावा कि भारत उनकी एक भी फतेह 1 फतेह 2 को नहीं कर पाया था इंटरसेप्ट। और इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में यूएस अभी तक खो चुका है अपने 16 एडवांस एयरक्राफ्ट। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिका के एक F-35 लाइटनिंग 2 एयरक्राफ्ट को हिट किया है। और इसी मामले पर CNN की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट में यूएस के डिफेंस ऑफिशियल के हवाले से कंफर्म किया गया था कि एक ईरानियन सरफेस टू एयर मिसाइल के हिट के बाद एक F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग परफॉर्म करनी पड़ी है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट का पायलट पूरी तरह से सेफ है और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ईरान की जो IRGC है उन्होंने अपने ऑफिशियल न्यूज वेबसाइट के माध्यम से स्टेटमेंट जारी करके बताया कि इस जेट को उन्होंने अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से सुबह 2:50 पर हिट किया था। हालांकि इस हिट के बाद एयरक्राफ्ट का क्या हुआ है तो अभी भी अनक्लियर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन उनके मानना है कि बहुत अधिक संभावना है कि उनके हिट के बाद एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ होगा। और CNN के रिपोर्ट में यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के हवाले से ये जरूर कंफर्म किया गया है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब एक F-35 ऑपरेशनल मिशन पर था और जो एयरक्राफ्ट है वो ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन को परफॉर्म कर रहा था और फिर जिसके बाद इसे एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और ये भी कहा गया कि एयरक्राफ्ट ने सेफली लैंड किया था और पायलट भी पूरी तरह से सेफ है और स्टेबल कंडीशन में। मैं तो यही सुना। अमेरिकन ऑफिशियल ने ये कंफर्म नहीं किया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी क्यों पड़ी। कहने का मतलब ये कि यूएस और ये भी क्लियर नहीं किया कि लैंड कहाँ हुआ था, कौन से देश में जगह पे हुआ था। हाँ, और जिस देश में अगर ईरान में लैंड हुआ तो ईरान वाले आके पकड़ लेंगे। ईरान में तो नहीं हुआ होगा, बाहर हुआ होगा कहीं और। लग रहा है कहीं और। ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि ईरान की किसी मिसाइल से F-35 हिट हुआ था या नहीं हुआ था और अगर नहीं हुआ था तो फिर इसको इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करनी पड़ी। और अगर ईरान का दावा बिल्कुल सच साबित होता है तो पहली बार होगा कि कॉम्बैट में पहला F-35 हिट हुआ है। और जबकि ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें यूएस मिलिट्री और इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से कंफर्म किया गया कि इस वेस्ट एशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट के पहले 3 सप्ताह में यूएस अभी तक कम से कम अपने 16 एयरक्राफ्ट को खो चुका है, जिनमें अनमेड एयरक्राफ्ट से लेकर F-15 जैसे फाइटर जेट्स और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तो ये भी शामिल है। और हमें लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि अभी तक 16 ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट खो चुके हैं। हमने तो 3 सुने थे, फिर एक वो जो भर रहा था कि उनकी लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान के IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी तो इनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और जबकि IRGC के प्रवक्ता के एलिमिनेशन की रिपोर्ट से कुछ ही घंटों पहले IRGC के इन्हीं प्रवक्ता ने यूएस और इजराइल के लिए एक वार्निंग भी जारी करी थी कि हमारी मिसाइल इंडस्ट्री एक परफेक्ट स्कोर डिजर्व करती है और इस संबंध में कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि युद्ध की स्थिति में भी हम मिसाइल का प्रोडक्शन जारी रखे हुए हैं और उनके पास स्टॉक में मिसाइल्स पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। और फिर आगे उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि ईरान के दुश्मनों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस जल्द ही आने वाले हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेंस होगा। और फिर इसी वार्निंग के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल की स्ट्राइक में IRGC के इन्हीं प्रवक्ता को एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस सप्ताह ईरान की गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप के लिए चौथा बड़ा झटका है। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है जिसमें फ्रेंच मीडिया के मुताबिक एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर की जो फिटनेस ऐप एक्टिविटी है तो उसने फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर की एक रियल टाइम लोकेशन को एक्सपोज कर दिया है। और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच इस घटना को एक बड़े सिक्योरिटी लैब्स की तरह डिस्क्राइब किया गया है। फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर की जो एग्जैक्ट पोजीशन है तो उसका खुलासा तब हुआ जब एक फ्रेंच नेवी के ऑफिसर ने एक फिटनेस ऐप पर अपने सार्वजनिक प्रोफाइल में वर्कआउट लॉक किया और जिससे किसी को भी रियल टाइम में वेसल को ट्रैक करने की अनुमति मिल गई। और रिपोर्ट के मुताबिक ये इंसिडेंट हुआ था ईरान में यूएस और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के लगभग 2 सप्ताह के बाद। गाजियाबाद में यूपी पुलिस ने पाकिस्तानी ISI के एक और बड़े स्पाई नेटवर्क को बस्ट किया है और इस पूरे मामले पर ISI के लिए काम करने वाले अभी तक करीब 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर की जा रही थी। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया तो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑपरेट कर रहे थे और फंडिंग की जहां तक बात है वो पाकिस्तानी हैंडलर्स की तरफ से इनको मिल रही थी। पुलिस ने मोबाइल फोन्स, चैट्स, वीडियोस, डेटा ट्रांसफर्स तो इस तरह के कई सारे सॉलिड एविडेंस भी रिकवर किए और जो केस है इसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया गया है और इनके पूरे नेटवर्क को अनकवर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। लेकिन इस बार ISI के ऑपरेटिव्स ने भारत की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए एक बिल्कुल ही नए तरह के तरीके का इस्तेमाल किया और वो तरीका ये था कि भारत की कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर इन ऑपरेटिव्स ने CCTV कैमरास इंस्टॉल किए, जैसे कि भारत के मिलिट्री एरियाज के पास जो रोड्स है वहां पे, उन हाईवेज पर जहां से अक्सर आर्मी के कॉन्वॉयज जाते रहते हैं
उन जगहों पर जहाँ पे security अपना राज footage तो अक्सर होती CCTV रहती लगा है, दी है। और इन कैमरास को एक नॉर्मल सिक्योरिटी के आड़ में इंस्टॉल किया गया था। यानी कि इनको कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा था कि ये खुद के एक नॉर्मल सिक्योरिटी नीड के लिए लगाए जा रहे हैं, जैसे कि अक्सर दुकानों में, घरों में लगाए जाते हैं, ताकि इन सीसीटीवी कैमरास का जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी तरह से लेजिटिमेट लगे और किसी को भी शक ना हद्दी है। हो। और फिर ये कैमरास लगातार यहाँ से आर्मी व्हीकल्स की मूवमेंट, कॉन्वॉय की टाइमिंग्स, उनकी फ्रीक्वेंसी, कि कितने बार कितने टाइम पे वो आते हैं, सेंसिटिव जोन्स के पास जो एंट्री पैटर्न है, एग्जिट पैटर्न कैसा है, और ओवर टाइम इससे एक बाप रे। पैटर्न डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा था, जो कि किसी भी देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए बेहद ही ज्यादा वैल्यूएबल साबित होता है। और इन सीसीटीवी कैमरास का रिमोट एक्सेस खुद इनके आईएसआई हैंडलर के पास था, यानी कि वो वहां से डायरेक्टली देख भी रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। उनके साथ बाप लाइव रे। फीड्स, स्क्रीनशॉट, ये सभी शेयर किए गए, और जो डेटा है वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ऐसे अन्य एनक्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से शेयर किया गया है। और इनके पाकिस्तानी हैंडलर्स ने ही इनको गाइड किया था कि कैमरास कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, और इन कैमरास के माध्यम से और ये इंडियंस ही हैं जो specifically कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना है। देश इस में रैकेट का जो बैठे मास्टरमाइंड था वो था सोहेल मलिक, जो कि मेरठ का रहने वाला है, और उसे हर एक वीडियो क्लिप के बदले 10,000 रुपए मिल रहे थे। और इस सोहेल के साथ एक महिला भी थी जिसका नाम है महक, तो उसे भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि महक की जिम्मेदारी थी इस नेटवर्क के लिए और भी यंग मेंबर्स को रिक्रूट करना। और फिर ये महक और सोहेल, तो इनके पास जिम्मेदारी दी गई थी इस नेटवर्क में काम करने वाले सभी मेंबर्स को पे करने ये लो। की। और इसी मामले पर पुलिस ने प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और ऋतिक गंगवा, तो इन लोगों को भी गिरफ्तार किया है। और इसमें से टोटल 6 लोग इस मॉड्यूल के तहत नाम गिरफ्तार वाल्मीकि किए हो, काम क्या गए। और करना इनकी है? योजना थी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अलग अलग जगहों पर 50 और कैमरास को इंस्टॉल करने की, ताकि मिलिट्री बेसिस, ट्रूप एक्टिविटीज और उनकी मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन और अधिक इकट्ठा कर सके। और अभी पुलिस को एक और की तलाश है जिसका नाम है मोहम्मद उर्फ सरदार, और जिसका इस पूरी साजिश में एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि शक है कि ये जो मोहम्मद है ये सीसीटीवी कैमरास के इंस्टॉलेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करवा रहा था। और इन आरोपियों को इन सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल करने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये इन सीसीटीवी कैमरा सही से इंस्टॉल नहीं कर पाए। और फिर जिसके बाद ये मदद के लिए कई सारे टेक्नीशियंस के पास पहुंचे, और लोकल पुलिस के कुछ कांस्टेबल्स का ध्यान इस मैटर पर गया, और उन्होंने ये मामला अपने सुपीरियर्स के सामने रिपोर्ट किया। और फिर सीनियर ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट को उठाया, उससे पूछताछ करी, और फिर इस तरह से वो धीरे धीरे करके इस पूरे अरे गैंग तक उस पहुंचे। इलाके में फिर इतने इनके तक टोटे ने बोलना इस चाहिए कि मामले कोई में कैमराज गिरफ्तार होंगे हुए ही जिसका नहीं। नाम है राज वाल्मीकि, तो उसके फैमिली कहीं मेंबर पे से भी बात जहाँ भी पे करी मेन थी। अपने और इनके टोटे ने राज वाल्मीकि के पेरेंट्स के हवाले से बताया कि जो सोहेल है, तो उसने इनके बेटे को धमकी दी थी इनकी बहन को किडनैप करने की, अगर उसने 3 सिम कार्ड खरीद के उसको नहीं दिए तो। और इसलिए पैनिक में उनके बेटे ने 3 सिम कार्ड्स खरीद के सोहेल को दिए। हालांकि राज वाल्मीकि के फादर ने इस बात से इनकार किया कि उनके बेटे की सीसीटीवीज को इंस्टॉल करने में कोई भूमिका नहीं थी। अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल हद्दी जाएगी। है। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मामले में जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें ये बताया गया कि जो सस्पेक्ट्स हैं, तो वो दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी को ब्रीच करने में किसी तरह से कामयाब रहे थे लगभग 7 से 8 महीना पहले। और फिर इस फैसिलिटी में इन्होंने एक छुपाकर हाई डेफिनेशन कैमरा को पोजीशन किया था, ले। ताकि यहाँ से सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज की मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जा सके। हद्दी और हो गई। सर्विलेंस में कोई बाधा ना आए, तो इसलिए इन ऑपरेटिव्स को कहा गया था कि इन डिवाइसेस को सोलर पैनल पावर सिस्टम से कनेक्ट करके रखें, ताकि कंटिन्यूअस लाइव फीड इनको मिलता रहे। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जो गतिविधि है वो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इन्होंने मुंबई और अन्य लोकेशंस को भी ट्रैवल किया। माय गॉड, हद्दी हो तो गई। पाकिस्तान के लाहौरी चूरन के ब्रांड एम्बेसडर, पाकिस्तानी आईएसपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जिन्हें दूसरों को मदद दिलाने वाली कई सारी विद्याएं प्राप्त हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया के साथ उनके एक लेटेस्ट इंटरव्यू काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हुआ यह है कि लाहौरी चूरन के ब्रांड एम्बेसडर डीजी आईएसपीआर ने क्लेम किया है कि अभी जो पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स ने काबुल में हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें करीब 400 से अधिक सिविलियंस की जान गई थी, तो डीजी आईएसपीआर क्लेम करते हुए देखें कि जो अफगान तालिबान की सरकार है वो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये भी कहा कि अभी अनक्लियर नहीं है कि उनके रीसेंट स्ट्राइक में ड्रग एडिक्ट्स की जान गई है, ये सुसाइड बॉम्बर्स की, लेकिन डीजी आईएसपीआर कहना है कि अफगान तालिबान जो है वो इन ड्रग एडिक्ट्स को पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल कर रही है। और उनको लगता है कि पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स की इंटेलिजेंस बिल्कुल प्रिसाइज थी, और इसलिए उनकी स्ट्राइक्स भी प्रिसाइज है। फिर इसी इंटरव्यू में एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर लाहौरी चूरन का जो ओवरडोज है वो क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कहते हुए दिखे कि ऑपरेशन सिंधु के दौरान पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो अहमदाबाद के ऊपर, दिल्ली के ऊपर होवर कर रहे थे। भारत हमारी एक भी फतेह 1, फतेह 2 मिसाइल को इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाया था, जबकि उनके पास इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अभी अफगान तालिबान द्वारा उनकी तरफ भेजे जाने वाले सभी ड्रोन्स को शूट डाउन कर दे रहा है। और इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो करंट डीजी आईएसपीआर है, तो वो लाहौरी चूरन के ब्रांड एम्बेसडर के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है। बाकी दिल्ली और अहमदाबाद के आसमान में पाकिस्तान के पता नहीं कौन से ड्रोन होवर कर रहे थे, वो तो खैर इनको ही पता होगा। और अक्सर इस तरह की बातें 8 PM के बाद ही सामने आती हैं। रही बात फतेह 1, फतेह 2 को इंटरसेप्ट करने की, तो वो तो पाकिस्तान को भी अच्छे से पता है कि हमने क्या क्या और कैसे कैसे इंटरसेप्ट किया है, फिर उसके बाद हमने क्या क्या कहाँ कहाँ भेजा है और किस लेवल तक का किया है, वो भी पाकिस्तान को अच्छे से पता है, कि जिसके बाद उन्हें अपने बड़े मालिक के पास जाना पड़ा था कि भारत के साथ हमारा सीज फायर करवा दो। और इसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के जो डीजी आईएसपीआर है वो ये भी कहते हुए देखे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अफगानिस्तान में एंटर भी करेंगे। बाकी डीजी आईएसपीआर की स्टेटमेंट आधी अधूरी है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में घुस जरूर जाएंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे? वहां से वापस नहीं वही। आएंगे। बाकी पाकिस्तान की हालत फिलहाल वैसी है
कि पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन फिर भी लाहौरी चूरन का ओवरडोज लेने के बाद बातें ऐसे करेंगे कि यही है दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर। पाकिस्तान का जो DGISPR है वो उसका क्लेम ये है कि जो अफगान तालिबान ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ड्रोन्स भारत ने उन्हें दिए हैं। वो बात अलग है कि उसका कोई सबूत पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दिया, और वो देंगे भी तब जब उनके पास होंगे। और इस सब में PKM तो फिर भी कंफर्म ही है। तो आज कमेंट सेक्शन में PKM भी सुन लिखना ना भूलें। हद ही है। और उसका थ्योरी क्या है कि उनको ड्रग्स दे के फिर उन्हीं को यूज़ करते हैं और भेजने के लिए पाकिस्तान में और उस टाइप से करने के लिए। मेरा तभी दिमाग खनका, मैंने कहा इसका मतलब ये लोग ये ऐसे काम खुद करते होंगे जो इन्होंने ये बोला है। तो इनको बोलो जब भी तुम कुछ बोल रहे हो तो सबूत साथ में दो ना, ऐसे फालतू हवा में मत तुम फेंको। इस बात का दुख है जो ISI का उसने सर्विलेंस कैमरा लगाए थे और वहाँ से कितनी फुटेज लाइव उनको जगह जगह, उसका दुख रहा है मुझे। सोचो, और काफी देर बाद पता चला, कैमरे भी लग गए, फुटेज भी जा रही है, जा चुकी, और एक क्लिप का 10,000 रुपए दे रहे हैं। मैसिव बाय गॉड। और सोलर बना लगाए, उनको ट्रेनिंग दी है, इतना कुछ। और कौन है अपने देश में बैठे हुए लोग जो ये कर रहे हैं, और ये कोई एक वो स्पेशल कम्युनिटी नहीं है, ये जो पैसों के लिए अपने देश को जो कर रहे हैं। मैं तभी तो कह रही थी, एक क्लिप के इतने बेच तो मैं क्या कह रही हूँ, ये कांटेक्ट में आते कैसे हैं? ये जो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कौन कांटेक्ट में कैसे कर पा रहा है। इंटरोगेशन से पता चल जाएगा कि हो कैसे क्लोजनेस आ जाती है इनकी, कैसे मतलब तुम इंडिया में बैठे हुए, तुम्हें पाकिस्तान में कैसे तुम लोगों का जान पहचान हो रही है, यहाँ बैठे बैठे अजीब ही हरकतें हैं। और इतनी हिम्मत, और तो जब लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो किसी को पता ही नहीं चल रहा। कुछ रूल बनना चाहिए कि जहाँ पे भी ऐसे आर्मी की या कुछ भी हमारी हैं, उसके इतने दूर तक कोई कैमरे लग ही नहीं सकते। और डेली उसके बाद जाके कोई होना चाहिए कि जाके वो सारा जो है चेकिंग भी कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि जाओ और सारा देखो कि सब कुछ है, डेली हो या कुछ उस टाइप से होना चाहिए। पर चलो एटलीस्ट पकड़े तो गई। मैं तो ये देख रही हूँ, पता नहीं कब से ये सब चल रहा होगा जो अब नज़र में आया है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।